अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम अपने चैप्टर 11 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको इसका मुकम्मल रिव्यू देने जा रहे हैं कि कहाँ से आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, कहाँ से डिटेल करने हैं, कौन सा डिटेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यूवर्स, अगर आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं लेकिन आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिस इज़ नॉट फेयर। आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी सारी वीडियोज़ को लाइक भी किया करें। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल विजडम इनसाइड आउट में। तो शुरू करते हैं जी इस चैप्टर के मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट वाला पेज जो है इसको आपने याद नहीं करना, इसको सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लें। इसमें से ज़्यादा अगर आया तो एमसीक्यूज आ सकता है और ये ब्लू वाला सेक्शन पढ़ना मत भूलिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो ऐसे ही हाईलाइट करके राइट की जाती हैं। सो इनको ज़रूर पढ़ लिया करें, विदर ये इट सीम्स इंपॉर्टेंट टू यू और नॉट, लेकिन फिर भी ये आपके पढ़ने के लिए होती हैं। जो स्टूडेंट्स तो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो तो जानते ही होंगे इस चैप्टर की वर्थ क्या है। ये वो चैप्टर है जिसमें से कोई एक भी क्वेश्चन मैं ये नहीं कह सकती कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ये पूरी बायोलॉजी की जान है और इसमें नो डाउट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में बार बार आए हैं। अगर मैं इसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। सो बढ़ते हैं हम इस पेज की तरफ जिसका टाइटल है टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है एज ए डिटेल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि कोऑर्डिनेशन एक्शन का सीक्वेंस आपने सही रखना होता है। इसको आगे पीछे आप नहीं कर सकते। अगर आपको सारा आता है, अच्छे से आता है, लेकिन लिखते हुए आपने फर्स्ट वाले को फोर्थ पे, फोर्थ वाले को टू पे, टू वाले को थ्री पे, यानी कि इसका सीक्वेंस अगर ख़राब कर दिया तो इस क्वेश्चन के मार्क्स जाते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने इसका सीक्वेंस बिल्कुल सही से लिखना है। नाजरीन, जब भी ये क्वेश्चन आपको पेपर में अटैम्प्ट करने के लिए आए, डोंट फॉरगेट टू ड्रा दीज टू डायग्राम्स। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनहेंस योर पेपर इम्पैक्ट ऑन द पेपर चेकिंग कम्युनिटी। डिटेल में अगर ये आता है तो आपने ये डायग्राम बनानी ही बनानी है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस राइट करें तो भी आपने ये डायग्राम ड्रा करनी नहीं भूलनी। ये आपके पेपर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। डजेंट मैटर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है या डिटेल में, यू मस्ट हैव टू ड्रा दिस डायग्राम। आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने बात की है ना, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, बेसिकली अगर ये वाले जो सीक्वेंस की मैं बात कर रही थी, इसका जो टाइटल है ना बेसिकली ये है कोऑर्डिनेशन एक्शन, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन एक्शन के टाइटल से आपको क्वेश्चन आएगा। लिखा तो चाहे इन्होंने इसी एक हेडिंग के अंडर है इस सारे को, ठीक है ना, लेकिन अगर ये डिटेल क्वेश्चन आया पेपर में, कोऑर्डिनेशन एक्शन या फिर उसका पाथवे या उसके स्टेप्स इस तरह पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन के टाइप्स हैं ये दो हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दोनों का जिक्र थ्रू आउट इसमें हो जाता है। ये देखें, यहाँ डायग्राम पे जाके ये एंड हो रहा है। आगे हम बढ़ते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके बुक का और इसका हर क्वेश्चन ही नो डाउट वर्थफुल है। अब ये देखिए ना, नर्व सेल और न्यूरॉन, अ, आप लोग पास्ट पेपर, आई एम श्योर कि जिसने भी पास्ट पेपर देखे होंगे ना, एग्जामिन किए होंगे, उसने देखा होगा कि ये क्वेश्चन बार बार अराइज किया गया है, बार बार पेपर में आया है। कभी फैसलाबाद बोर्ड में आ रहा है, कभी सरगोदा बोर्ड में आ रहा है, कभी मुल्तान बोर्ड में आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नर्व सेल्स और न्यूरॉन और इसकी डायग्राम बनाना तो आप कभी भी मत भूलिएगा, और साथ ही इसको लेबलिंग भी एज इट इज़ कर दें तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके क्वेश्चन का पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये ब्लू सेक्शन पढ़ना मत भूलिएगा, इनको इग्नोर ना किया करें। नर्व सेल और न्यूरॉन जी, यहाँ पे यहाँ तक, नर्व तक आपने इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और अगर आप इसको एज ए डिटेल लर्न कर लेते हैं ना तो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके तैयार हो जाते हैं। जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मिक्स न्यूरॉन, ठीक है। नर्व की टाइप पूछी जा सकती हैं, नर्व क्या है, खुद नर्व पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जो यहाँ से यहाँ तक फिर आप राइट करेंगे, ठीक है। और हाँ, न्यूरॉन और नर्व को मिक्स मत किया करें क्योंकि इसकी भी तीन टाइप है, देखें, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड, और इसकी भी मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। इनको शफल ना किया करें। ये नर्वस और न्यूरॉन्स, इनको आपने मिक्स नहीं करना है, इतना बस ख्याल रखिएगा राइट करते हुए, क्योंकि शॉर्ट में अगर आए तो फिर इनमें से कोई एक ही आएगा ना, या नर्व या न्यूरॉन। तो लिखते हुए आप इसमें बच्चे इस नर्व में न्यूरॉन का राइट कर देते हैं, न्यूरॉन में नर्व का राइट कर देते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगला हमारे पास है डिवीजन ऑफ द नर्वस।
डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम एज इट इज़ डिटेल क्वेश्चन नहीं आता, इसके पार्ट्स पे डिटेल क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये ब्रेन है ना, ब्रेन पे आ सकता है राइट अ डिटेल नोट ऑन द ब्रेन, या फिर इसको किसी भी और तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ब्रेन जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ना इसमें एक बात जो मैं आपको बताऊँ ट्विस्ट भी आता है, वो इस तरह कि सम टाइम ना इस तरह पूछ लिया जाता है हाइंड फोर ब्रेन के बारे में सिर्फ पूछ लिया जाता है, मिड ब्रेन के बारे में या सिर्फ इसके हाइंड ब्रेन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो उसमें फिर आपने ये एक्स्ट्रा डिटेल नहीं देनी है, जिस एक पार्ट के बारे में पूछा जाए उसी का बताना है। लेकिन अगर सिंपल ब्रेन के टाइटल से क्वेश्चन आता है तो उसमें फिर आपने ये तीनों लिखने होंगे, फोर ब्रेन भी, मिड ब्रेन भी और हाइंड ब्रेन भी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर सेपरेट पूछा जाए तो अपनी सारी डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद इसमें जो ट्विस्ट है वो ये है कि अगर आप इसको एज ए डिटेल क्वेश्चन याद करते हैं ना, तो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं और नो डाउट पेपर में भी आते हैं। जैसे कि सेरिब्रम के बारे में पूछा जा सकता है, सिर्फ थैलेमस के बारे में भी पूछा जा सकता है, या इनमें से कोई एक जो ब्रेन का पार्ट है ना, मिड ब्रेन, इसको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जब हम थे अपने दौर में तो हमसे ये पूछा गया था पॉन्स के बारे में, पॉन्स क्या है। यानी कि इस तरह इसके अंदर अंदर से क्वेश्चन निकाल के शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ जाता है। तो ब्रेन की डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो वेल एंड गुड है, बल्कि अगर वाली तो इसमें ऑप्शन होनी नहीं चाहिए, आपको मस्ट इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और इसकी लेबलिंग भी एज इट इज़ होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके पेपर का पड़ेगा। आगे हम चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेन है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पाइनल कॉर्ड है। सॉरी, एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दी है कि ये जो है ना, इसके फंक्शंस आगे दिए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं, इनको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम यही बताई जा रही है, सारे चैप्टर ही कही जा रही हैं, कर लो, कुछ भी ऐसा नहीं बताया अभी तक जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ा जा सकता है। तो नो डाउट मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये वो चैप्टर है जो आपकी बायो की बुक की जान है। इसमें सारे ही क्वेश्चन वर्थफुल हैं, आप कोई भी नहीं छोड़ने का रिस्क ले सकते। सो जी कोई चैप्टर आगे ऐसा आएगा जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आप उसके जगह ये इसको ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आगे है जी हमारे पास नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड में आपने ये सारा राइट करना होगा और साथ में ये डायग्राम भी बनानी होगी। मेक श्योर इन एरोज़ का ख्याल कीजिएगा। और साथ साथ आगे आते हैं जी हम, हाँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म्स 2 मेन फंक्शन पूछे जा सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, तो उसको भी बच्चे मिक्स करते हैं। क्या जी, आगे चलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये दो पार्ट थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे ये आ रही हैं डिटेल्स, ये देखें, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब इनमें से किसी एक पे नोट आ जाता है, या पेरिफेरल के बारे में पूछ लें, या फिर वो सॉरी, या फिर वो खुल जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पूछ लें। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आए तो आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों राइट करने होंगे, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आए तो इसमें आपको ये दोनों टाइप्स राइट करनी होंगी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो इन टाइटल के साथ ये क्वेश्चन दे ना, वो सिंपली इनमें से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड अकेले के बारे में डिटेल पूछ ले, या ये भी हो सकता है वो सिंपल इन दोनों में डिफरेंस पूछ ले, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो ये आप अगर फ्लो चार्ट इधर ड्रा कर देंगे तो ये बहुत ही सुपर डुपर हो जाएगा। आगे आ जाता है हमारे पास रिफ्लेक्स सेक्शन। रिफ्लेक्स सेक्शन जो है ना, ये अगर तो उसने पेपर का उसका ये माइंड सेट हुआ ना कि उसने थोड़े बच्चों को वो क्वेश्चन देने हुए जो बच्चे अटैम्प्ट करते हुए थोड़ा सा सोचते हैं कि इसमें हम कैसे डिटेल देंगे, तो वो ये क्वेश्चन दे सकता है, रिफ्लेक्स एक्शन। समटाइम ऐसा होता है ना कि हम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे गुजरे, इनको छोड़ के वो इसको दे दे। समटाइम ऐसा पेपर आ जाता होता है, जानबूझ के वो क्वेश्चन डाले जाते हैं जिन पे ज़्यादा स्टूडेंट्स की नज़र नहीं गई होती, और समटाइम इंपॉर्टेंट डाले जाते हैं, समटाइम लीस्ट इंपॉर्टेंट डाले जाते हैं। अब ये आपकी लक पर भी डिपेंड करता है और एग्जामिनर की मर्ज़ी पर भी। सो जी चलते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन अगर आए तो आपने यहाँ तक कंप्लीट बनाना है और ये डायग्राम भी ड्रॉ कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, रिसेप्टर्स इन ह्यूमन आई। वाह जी वाह, क्या छुड़वाऊँ आपको मैं इस चैप्टर में से। आई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है as a detailed question. At the same time, a lot of short question arises from this paragraph. If you learn it as a detail, you can automatically attempt all the short questions arised from this paragraph. So you must have to draw this diagram while you attempt this question. One thing you have to keep in mind, you don't have to skip these blue sections. A lot of MCQs can arise from these blue section, as well as short question can also arise from these blue sections. So बढ़ते हैं जी
आगे डिसऑर्डर्स ऑफ आई, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं क्या क्या आपको बताऊँ इसमें से। शॉर्ट क्वेश्चन ये बहुत दफ़ा आया है, ठीक है, शॉर्ट साइट और लॉन्ग साइट बहुत दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन आया है, और समझें आप भी कि आया ही आया है, आप इसको इसी तरह से लर्न करें, ठीक है। उसके बाद है इनमें से ये साइंटिस्ट की एक खिदमात पूछ ली जाती हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी कि ये पेज जो है ना डिसऑर्डर ऑफ आई और ये साइंटिस्ट, ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये ब्लू सेक्शंस एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। उसके बाद ईयर, ईयर वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन, ख़ास तौर पे जो इसका इनर ईयर है ना कॉकलिया वाला, ये ज़्यादा अराइज किया जाता है। लेकिन नो डाउट एज ए डिटेल वो इसके तीनों पार्ट पे भी राइट करने को कह सकता है आपसे, यानी कि होल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर आ सकता है उसमें, फिर एक्सटर्नल इनर और मिडल तीनों आपको राइट भी करने होंगे, ड्रा भी करने होंगे। लेकिन अगर किसी एक पैराग्राफ पे वो आता है किसी एक पॉइंट पे, तो आपको एक्स्ट्रा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप स्पेसिफिक उसके पार्ट की डायग्राम बनाएंगे और उसका राइट कर देंगे। मिडल आता है तो मिडल की, इनर आता है तो इनर की, लेकिन अगर पूरे का आता है तो फिर आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसमें सारे सेक्शंस जो हैं वो एलेबोरेट किए गए हैं, मिडल ईयर, इनर ईयर और एक्सटर्नल ईयर। सो जी प्रैक्टिस दिस डायग्राम बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है जी प्रोसेस ऑफ हियरिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ ईयर्स पार्टिसिपेट इन द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन अराइज हुआ है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में। ये ब्लू वाला भी सेक्शन पढ़ लीजिएगा और ये भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन लर्न कर लीजिएगा। आगे आते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम पे। एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे मुश्तमिल होता है, और ग्लैंड्स आपको पता है एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक भी ना तो उसको लीस्ट कहा जा सकता है ना उसको मोस्ट कहा जा सकता है, सारे के सारे इक्वल वर्थ रखते हैं, ठीक है ना। किसी एक ग्लैंड पे पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है, और पेपर में लाजमी आते हैं, कोई ना कोई एक ग्लैंड आ जाता है, जैसे वेजोप्रेसिन आ सकता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड आ सकता है, एड्रिनल ग्लैंड्स पे नोट आ जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो पेज आपने स्किप करना ही नहीं है, बल्कि ये चैप्टर ही आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। इसको लाजमी तैयार कर लें। ये सिर्फ अगर आप ये एक चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं ना, तो 25% तक तो आपके मार्क्स की श्योरिटी है कि उनमें से एक नंबर भी नहीं इधर उधर जाएगा। लेकिन मैं क्योंकि ये सिर्फ एक चैप्टर है इस वजह से 25% कह रही हूँ, लेकिन अगर आप बाकी बुक की भी साथ तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती है। आगे जी, ये जो है ना टेबल, इसको आप एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें, ब्लू सेक्शन को भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें। यहाँ तक तो ग्लैंड्स ही चल रहे हैं, आगे आ गया है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, सम टाइम ऐसा होता है कि डिटेल में आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको शॉर्ट में अराइज किया जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म के 2 पॉइंट्स हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, ये दोनों आपको राइट करने होते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है नेगेटिव या सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक पे, तो आपको फर्दर डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जी पैरालिसिस, एपिलेप्सी। अच्छा, मैंने शायद पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि जब भी डिसऑर्डर आते हैं या बीमारियां आती हैं ना, इसमें आपको 4 बातें लाजमी कीप इन माइंड करनी होती हैं। उनमें फ़र्स्ट ये है कि सबसे पहले आपको बताना होता है कि इस बीमारी में होता क्या है, आपकी बॉडी में चेंजेस कौन कौन से आ रहे हैं। दूसरी बात, उसके कॉजेज़ बताने होते हैं कि क्यों ये बीमारी लगती है, क्या ख़राबी होती है तो जिसकी वजह से ये बीमारी बॉडी में या ये डिसऑर्डर बॉडी में पैदा हो जाता है। तीसरी बात, आपने उसके ट्रीटमेंट बताना होता है कि किस किस तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। और चौथी बात, उसके आपने सिम्टम बताने होते हैं कि अलामात क्या होती हैं कि जब आपको ये डिसऑर्डर बॉडी में हो रहा होता है तो किस किस साइन और सिम्टम से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। सो जी, इसको एक दफ़ा पढ़ लें, पढ़ने के बाद इसको अपनी वर्डिंग में बेशक आप ये चारों बातें लिख दें तो वेल एंड गुड होगा। सो ये ब्लू सेक्शंस हैं, इनको मस्ट रीड कर लीजिएगा, डोंट स्किप दिस ब्लू सेक्शंस। चलें जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पे हमने रिव्यू दे दिया आज। आई नो मैंने इसमें से कुछ भी आपको छोड़ने के लिए नहीं कहा है, और जो मैंने कहा है वो वर्थफुल है, वो मैंने ऐसे ही नहीं कहा है। मेरा एक्सपीरियंस है कि इस चैप्टर में से लाजमी पेपर आता है, 25% तक तो आता ही आता है। सो अगर आप अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे, इतना सा आप सेक्रीफाइस कर लेंगे, तो फिर आपका पेपर बहुत अच्छे मार्क्स आपको दे सकता है, नो डाउट। सो जी, तैयारी करें इस चैप्टर की, एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होप सो आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।